डियर फ्रेंड्स, मेंटर्स सॉल्यूशन इन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग C5 अनुशासन एवं विषयों की समझ की टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें यह हम बताना चाहते हैं कि अनुशासन क्या है। सामान्य तौर पर अनुशासन हम किसे कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि अनुशासन की परिभाषा भी समय और परिस्थिति के अनुसार हमेशा बदलती रही है। आज के परिवेश के अनुसार सामान्य रूप से अनुशासन का अर्थ नियमों के पालन से लिया जाता है। अनुशासन किसे कहते हैं? नियमों के पालन से। किसी स्थान विशेष में एक निश्चित नियमों और परंपराओं का पालन ही अनुशासन माना जाता है, परंतु वास्तविक अर्थ में इसका अर्थ कुछ भिन्न लिया जाता है। अनुशासन का जो हम लोग आज इस विषय में पढ़ रहे हैं C5 के अनुसार, अनुशासन से हमारा अभिप्राय है, अनुशासन शब्द वास्तविक अर्थ में इसका अर्थ कुछ भिन्न लिया जाता है। अनुशासन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ आदेश अथवा आज्ञा का पालन से होता है। अंग्रेजी शब्द डिसिप्लिन है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश या नियंत्रण। इस नियंत्रण, जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो उच्च विद्यालयों या महाविद्यालयों में अनुशासन की बात करें तो उनमें अनुशासन का तात्पर्य होता है संकाय या शाखा। संकाय या शाखा से अभिप्राय यह होता है जिसके अंतर्गत हम अन्य विषयों की पढ़ाई करते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान, गणित इत्यादि। ये सभी विषयों को हमें पढ़ाया जाता है, इसे ही हम अनुशासन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन की अवधारणा का इतिहास। जैसा कि हमने कहा कि C5 की पहली टॉपिक का पहला यूनिट है वह था अनुशासन। अब इसी का दूसरा भाग है अनुशासन की अवधारणा का इतिहास। अनुशासन की अवधारणा का इतिहास से मतलब है अनुशासन के बारे में हमारे जो मनोवैज्ञानिक है उनका क्या सोच है, उनकी क्या संकल्पना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसी संकल्पना थी, अवधारणा थी कि 19वीं शताब्दी में अनुशासन का अर्थ शिक्षक दंड और सख्ती से लगाते थे। अपने घर के यदि पूर्वज बड़े दादाजी पिताजी होंगे तो आप उनसे पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुशासन का मतलब होता था शिक्षक दंड और सख्ती से लगाते थे स्कूल में, विद्यालयों में, जिससे कि बहुत सारे बच्चे या तो सुधर जाते थे या फिर विद्यालय जाना छोड़ देते थे। जब भी वे बालकों को अनुशासित करने की बात करते थे तो वे बालकों को दंड देते थे तथा उनके साथ सख्ती के साथ पेश आते थे। अतः उस समय अनुशासन का अर्थ दंड और सख्ती था। उस समय अनुशासन का मतलब अर्थ दंड और सख्ती था। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अनुशासन का अर्थ समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहा है। शुरू में क्या होता था? अनुशासन का अर्थ 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, अनुशासन का अर्थ होता था दंड और सख्ती। शिक्षकों का मत था कि दंड और सख्ती बरतने से छात्रों को दुर्व्यवहार समाप्त हो जाएगा और ठीक ढंग से व्यवहार करेंगे। लेकिन ऐसे बात उस समय की संकल्पना थी, जो बाद में 19वीं सदी के प्रारंभ में क्या हुआ कि एक आंदोलन हुआ। वह आंदोलन का नाम था प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट। इस आंदोलन में क्या हुआ? इस आंदोलन से इस विचार को बल मिला कि दंड बालकों में डर उत्पन्न कर दे। अर्थात इस शताब्दी में इस बात पर ध्यान दिया गया कि अनुशासन इतनी सख्त और दंडात्मक है कि उससे बच्चों में डर उत्पन्न हो जाता है और उस डर से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के गलतियां बच्चे करने लगते हैं। बचाव में बच्चे विभिन्न प्रकार के बहाने करते हैं और विभिन्न तरह की गलतियां कर जाते हैं और इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होने लगती है। वह अपने बचाव में अलग अलग तरह के डिफेंसिव रिएक्शंस, अर्थात वह सकारात्मक के बजाय नकारात्मक उसमें प्रतिक्रियाएं होने लगती है और इससे बालक दंड के भागी बन जाते हैं। अतः इसके लिए अनुशासन को कुछ धनात्मक पहलुओं पर, इसके लिए क्या हुआ कि अनुशासन को कुछ धनात्मक पहलुओं के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास शुरू हुआ। और अब क्या हुआ, 20वीं सदी के बाद इसमें कुछ धनात्मक परिवर्तन आए, जिसको लेकर के हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। जो धनात्मक परिवर्तन आए वह कैसे आए, क्यों आए, कैसे हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन सकारात्मक अनुशासन को लेकर के इसके समर्थन में कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे कि फ्रोवेल, पोस्टोलॉजी तथा मोंटेसरी आदि के नाम आते हैं, जिन्होंने सकारात्मक अनुशासन के रूप में बच्चों के ऊपर ध्यान दिया। और वे क्या किए,
इस विचारधारा की पूर्व कल्पना यह थी कि बालक मूलतः अच्छे स्वभाव के होते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चों में पहले से किसी तरीके का द्वेष नहीं होता है। वह परिस्थिति बस गलत संगति में पड़ करके अनुशासनहीनता करने लगते हैं। यही बात यहाँ पर इन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि पूर्व कल्पना यह है कि बालक मूलतः अच्छे स्वभाव के होते हैं, जिन्हें अनुशासित करने के लिए उन पर किसी प्रकार की शक्ति की जरूरत नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र एवं खुले वातावरण की जरूरत है, जहाँ अपनी इच्छा एवं अभिरुचि के अनुकूल कार्य कर सके तथा कुछ सीख सके। बच्चों को जब स्वतंत्र वातावरण मिलेगा तो निश्चित रूप से कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे और अपनी इच्छा के अनुरूप सीखेंगे, दबाव के अनुरूप नहीं सीखेंगे। और अनुशासनहीनता की यहाँ पर कमी देखी जाती है और इसलिए इससे सकारात्मक अनुशासन की ओर ध्यान दिया गया। इस ढंग की परिस्थिति होने से छात्र कोई अनुशासनहीनता की समस्या खड़ी नहीं करेंगे, अपितु खुद ही अनुशासित हो जाएंगे। तो इससे आधुनिक विचारधारा यह निकल करके आई, जिसके समर्थक थे रेली एंड लेविस साहब ने 1983 में उन्होंने अपने विचार दिए। उनके अनुसार क्या है? उनके अनुसार अनुशासन क्या कहता है? कक्षा में व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटना तथा उसका निवारण करना ही अनुशासन है। वर्तमान समय में अनुशासन से तात्पर्य आत्मनियंत्रण से होता है। तो रेली एंड लेविस साहब ने 1983 में जो परिभाषा दी, उसके अनुसार कहा गया कि कक्षा में व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटना तथा उसका निवारण करना ही अनुशासन है। वर्तमान समय में अनुशासन से तात्पर्य आत्मनियंत्रण से है। इसकी अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। इसकी अगली कड़ी में है कि इन परिभाषाओं का क्या विश्लेषण, कंक्लूजन कुछ निम्नलिखित बिंदुओं के साथ निकल के आया, उस पर हम चर्चा करते हैं। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हम अनुशासन के बारे में कुछ निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। क्या है? अनुशासन में मुख्य मुद्दा व्यवहार संबंधी समस्याएं होती है। सही बात है। बच्चों में जब व्यवहार में कमी देखी जाती है तो हम कहते हैं बच्चा अनुशासनहीन हो गया है। अर्थात अनुशासन में मुख्य मुद्दा व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं। इसके बाद दूसरा है कि इसमें ऐसी समस्याओं से निपटने एवं उन्हें रोकने की पर्याप्त कोशिश की जाती है। अर्थात बच्चों में अनुशासनहीनता आने पर हम क्या करते हैं? पहले रोकने के लिए, फिर उनको निपटने के लिए जो पर्याप्त कोशिश की जानी चाहिए, हम सभी प्रयास करते हैं। घर में अभिभावक, स्कूल में शिक्षक, समाज के समाजसेवी वर्ग, यह सभी उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तीसरा, अनुशासन का संबंध छात्रों में आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित करने से होती है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों के अंदर यदि गलत उनके अंदर व्यवहार आ गया है, गलत संगति आ गई है, तो उसके लिए उन्हें आत्मनियंत्रण करने की आवश्यकता है। तभी जाकर के उसमें सकारात्मक शक्ति का विकास होगा और अनुशासित हो सकेंगे। चौथा है, अनुशासन में बालकों के व्यवहारों, भावनाओं एवं अभिरुचियों को समझने की कोशिश की जाती है ताकि आसानी से उनके समस्याओं को समझा जा सके। क्या कहा गया? अनुशासन में बालकों के व्यवहारों। जब हम बच्चों के अनुशासन की बात करते हैं तो हम एक तरफा नहीं सोचते हैं। बालकों के व्यवहार पर, उनकी भावनाओं पर, उनकी अभिरुचियों को समझने की कोशिश की जाती है। उससे क्या होता है? उनकी हम समस्या को भी समझ सकते हैं। जब हम व्यवहार, भावना, अभिरुचि को समझते हैं तो उस बच्चों की समस्या को भी समझते हैं। आखिर क्या समस्या थी कि वह बच्चा अनुशासनहीन हो गया, अनुशासनात्मक कैसे उसमें सुधार किया जाए। पांचवा बिंदु है कि शिक्षक छात्रों को उचित स्नेह देकर के, अब शिक्षक की जिम्मेवारी आती है, अभिभावक के बाद शिक्षक की जिम्मेवारी आती है कि शिक्षक छात्रों को उचित स्नेह देकर, अच्छा अध्यापन करके तथा उनकी आवश्यकताओं और अभिरुचियों को समझकर उनके व्यवहार संबंधी समस्याओं को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। और आखिरी है कि अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को प्रायः उनके मनोवैज्ञानिक या विशेषज्ञ के पास उनके व्यवहार संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु भेजा जाता है। आखिरी क्या है? फिर से मैं दोहराता हूँ। अनुशासन तोड़ने वाले छात्रों को क्या उपाय होता है? अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को प्रायः उसकी जब जांच की जाती है, आखिर उसके अंदर क्या कमी है, क्या खराबी है, क्यों वह अनुशासनहीन हो गया, जो सामान्य रूप से सुधार होने की बात होती है वहाँ सुधार होती है। अन्यथा अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को प्रायः किसी मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकाट्रिस्ट या विशेषज्ञ के पास उनके व्यवहार संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु भेजा जाता है। इस प्रकार यह हमारा यूनिट C5 का यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1 समाप्त हुआ। अब अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको यदि हमारा यह टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाकर के। धन्यवाद।